गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों 298 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 299 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था सेगुटवन, जिसको हम सेनगुटवन भी कह सकते हैं, सेनगुटवन। ये दक्षिण भारत के 3 राजवंशों में से एक राजवंश था। दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बात करता हूं तो ये जो केरल के जो मालाबार तट है, यहां पर चेर वंश था बच्चों। चेर वंश, इनको केरल पुत्र भी कहा जाता था। इनका जो चिन्ह अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, राज के चिन्ह, तो धनुष था बच्चों। इनकी राजधानी अगर पूछ ली जाए तो इनकी राजधानी थी करूर। ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों से इस तमिलनाडु के साइड में पूछूं तो तमिलनाडु के साइड में था पांडवंश। पांडवंश की राजधानी अगर पूछ ली जाए तो मदुरई थी बच्चों, मदुरई। और वहीं अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, और यही मदुरई के पास मीनाक्षी मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, इस पांडवंश की जो राजधानी थी वो तो आपको मदुरई बता दी मैंने। इस पांडवंश का चिन्ह अगर पूछ लिया जाए तो इसका चिन्ह था मछली। और वहीं अगर आंध्र प्रदेश की साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे चोल वंश था, चोल वंश। चोल वंश की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो उरई उर क्या थी बच्चों, इसकी राजधानी उरई उर। ये चोल वंश की राजधानी थी। और चोल वंश का जो चिन्ह था वो बाघ था बच्चों। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि किस वंश के समय नौसेना सबसे ज्यादा ताकतवर हो गई थी, तो चोल वंश के समय हो गई थी बच्चों सबसे ज्यादा ताकतवर नौसेना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्य की समानता मतलब उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? तो अमेरिका। भारत ने मौलिक अधिकार लिए कहां से है बच्चों? अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, भारत के भाग 3 में। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। और भाग 4 के जो है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? तो 1215 में हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार गेरिबोल्डी को कहा जाता है। अगर मैं इटली के एकीकरण के बारे में बात करता हूं तो इटली का एकीकरण में 3 व्यक्तियों का योगदान था। एक तो है गेरिबोल्डी, एक है काउंट काबूर, और एक है मेजनी मेजनी। ठीक है। और वहीं अगर मैं जर्मनी के एकीकरण की बात करता हूं तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था बच्चों। किसने किया था जर्मनी का एकीकरण? बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार भी कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह 1928 में दी गई थी। ठीक है। और जब आप संविधान के बारे में पढ़ोगे तब आप लोग को सुनने में मिलेगा कि एक प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय समिति। उस प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा है, तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य है पर्सा। कौन सा बच्चों? पर्सा। और ये पर्सा वही राज्य है जिसके कारण तीसरा कर्नाटिक वार हुआ था। तीसरा कर्नाटिक वार 1756 से लेके 1763 तक चला था, तीसरा कर्नाटिक वार। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कर्नाटिक वार 3 हुए थे बच्चों। 3 में से सबसे पहला कर्नाटिक वार आप लोगों को मैंने बताया 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। दूसरा कर्नाटिक वार जो था वो 1748 से लेके 1754 तक हुआ था। और तीसरा कर्नाटिक वार 1756 से लेके 1763 तक हुआ था। कई बार तीसरे कर्नाटिक वार का कारण अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रिया का पर्सा के साथ आपस में गतिरोध था, लड़ाई थी। उन दोनों का गतिरोध किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा था? फ्रांस के ऊपर और ब्रिटेन के ऊपर। मतलब तीसरा कर्नाटिक वार में आपस में कौन लड़ रहे थे? फ्रांस और ब्रिटेन, लेकर किसको? पर्सा और ऑस्ट्रिया को। जबकि प्रथम कर्नाटिक वार का कारण जो था वो क्या था बच्चों?
वो था ऑस्ट्रिया जो देश है जिसकी राजधानी वियना है, उसके उत्तराधिकारी पद को लेकर आपस में कौन लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन। और जब तीसरा कर्नाटिक वार हुआ था बच्चों 1756 से लेकर 1763 तक, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया बच्चों, उस ही दौरान 1760 में भारत में भी एक लड़ाई हुई है जिसका नाम है 1760 में वांडीवास की लड़ाई। और इस वांडीवास की लड़ाई ये फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में हुई है, जिसमें ब्रिटेन की जीत हो जाती है, फ्रांस की हार हो जाती है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 303। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, मतलब इसमें तांबे का विकास हुआ था बच्चों। रूस में, अगला क्वेश्चन है, रूस में वाल्सेविक दल का नेता कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों लेनिन जो था वो रूस में वाल्सेविक दल का नेता था। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1917 में। जबकि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति जो थी वो किसके समय हुई थी? तो लुई 16वां के समय हुई थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट उसके फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बच्चों? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और इसी रूस की क्रांति से 1789 में जो हुई थी, भारत ने 3 शब्द लिए हैं भारत के संविधान में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 3 शब्द भारत ने रूस की क्रांति से लिए हैं, जो 1789 में लुई 16वां के समय हुई थी। और उसका सेनापति कौन था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो ये चावल का प्रयोग किया गया था बच्चों। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया है ऑस्ट्रिया के प्रथम युद्ध का कारण भी ऑस्ट्रिया था। कर्नाटिक जो वार था 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ, उसका प्रथम कारण, युद्ध का कारण भी ऑस्ट्रिया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध चला कब से कब तक था? 1714 से लेके 1718 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में 2 भाग में बट गया था पूरा विश्व। एक साइड में मित्र राष्ट्र था और एक साइड में दूरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र की साइड में कौन कौन थे बच्चों? ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। जबकि दूरी राष्ट्र की साइड में कौन थे बच्चों? दूरी राष्ट्र की साइड में था इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान ये दूरी राष्ट्र में की साइड में थे। और आर दूरी राष्ट्र की हुई थी, जीत मित्र राष्ट्र की हो गई थी। ठीक है, और वर्साई की संधि, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसका नाम था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि अगर पूछ ली जाए कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी लगभग 1918 के टाइम पे वर्साई की संधि हुई थी। और 1918 के बाद एक साल के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन जो दिया था वो वुडरो विल्सन ने दिया था। वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लीग ऑफ नेशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि आगे इस तरीके का कोई दोबारा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन जब दोबारा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका कारण जो था वो था जर्मनी का पोलैंड के ऊपर अटैक। जर्मनी का पोलैंड के ऊपर आक्रमण दूसरे विश्व युद्ध का कारण था। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म जब हुआ उसके बाद फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लीग ऑफ नेशन की जगह पे किया गया था। क्योंकि लीग ऑफ नेशन का गठन तो इसलिए किया गया था ताकि आगे कोई युद्ध ना हो, लेकिन दोबारा युद्ध हुआ इसलिए लीग ऑफ नेशन को डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह पे यूएनओ गठित कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 307। चीन की राष्ट्रपिता किसे कहा जाता? सन यात सेन को। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, उसी प्रकार चीन की राष्ट्रपिता जो है वो सन यात सेन को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बता दिया है, दूरी राष्ट्र में 3 देश थे, इटली, जर्मनी, जापान।
और नेतृत्व किसने किया था बच्चों? जर्मनी ने किया था दूरी राष्ट्र का नेतृत्व। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 में बना था बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा 1804 में बना था। ठीक है। और भारत का नेपोलियन मैंने आपको बता दिया, समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था और पूरे भारत को जीतने का काम समुद्रगुप्त ने किया था, इसलिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन 310 क्वेश्चन है, आधुनिक चीन का निर्माता, फिर वही क्वेश्चन आ चुका है, सन्यात सेन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मैंने आपको बता दिया है, पर्सा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और तीसरे कर्नाटिक वार का कारण भी क्या था? ऑस्ट्रिया और पर्सा का आपसी युद्ध। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक कौन है? जॉन हे। क्या नाम है बच्चों इसका? जॉन हे। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन की पहली जो राजधानी वो थानेश्वर थी, दूसरी राजधानी इसकी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था और 606 ईस्वी में लगभग ये गद्दी पे बैठ गया था और 647 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये हर्षवर्धन की किताब है क्योंकि हर्षवर्धन खुद भी एक कवि था। जबकि बाणभट्ट की पुस्तकें कौन कौन सी है बच्चों? बाणभट्ट की पुस्तकें हैं हर्षकालीन, जो एक तो हर्षचरित, बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, और एक है कादम्बरी, ये भी बाणभट्ट की पुस्तक है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? हिटलर। ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हिटलर ने की थी। इसका दूसरा नाम था नात्सी पार्टी। क्या था? नात्सी पार्टी। हिटलर 1933 के टाइम पे जर्मनी का चांसलर बना था और 1939 से लेकर 1945 तक जब दूसरा विश्व युद्ध चला था उसका कारण भी जर्मनी का पोलैंड के ऊपर अटैक था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 315 क्या कहता? कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। कुंभ का मेला 4 जगह पे बढ़ता है, एक तो प्रयाग नामक जगह पे बढ़ता है, एक हरिद्वार में बढ़ता है, एक उज्जैन में बढ़ता है और एक नासिक में बढ़ता है। 4 जगह पे कुंभ का मेला भरा जाता है। उसके बाद जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? 1872 से की गई थी सैनिक सेवा अनिवार्य। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 317, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था बच्चों। ठीक है, 1911 में। भारत भी एक गणतंत्रात्मक देश है, अमेरिका भी एक गणतंत्रात्मक देश है। और गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? जो राज्य का अध्यक्ष होता है, अर्थात भारत के राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। वो इलेक्टेड होता है, उसका चुनाव किया जाता है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किस धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? इसका आंसर है जॉन विक्लिफ। क्या नाम है बच्चों इसका? जॉन विक्लिफ। तो 318 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। आज के लिए इतना ही बच्चों। ये स्टैटिक जीके की वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेगी। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।